हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी गौतम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th यूनिट 1 नंबर सिस्टम। आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले नंबर्स नहीं हुआ करते थे, नंबर्स डिस्कवर नहीं थे। उस समय लोग कैसे अपनी लाइफ को बिताते थे? उनको किसी भी चीज को काउंट करना है, जैसे कि उनके पास कुछ लैंड है उसको काउंट करना है, उनके पास एनिमल्स है उनको काउंट करना है ना? तो ये सब चीजें वो कैसे किया करते थे? उस समय कैलकुलेटर्स, एप्स या फिर नंबर्स हुआ नहीं करते थे, तो वो कैसे काउंट करते थे? वो या तो फिंगर्स की हेल्प से काउंट किया करते थे, या तो पेबल्स या स्टोन्स जो होते हैं उनके थ्रू काउंट किया करते थे, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, मार्क्स बना देते थे दीवारों पे, है ना? और एक और तरीका यूज किया जाता था कि जो रस्सी होती है उसमें वो नॉट बांध देते थे, गांठ बांध देते थे टू रिप्रेजेंट द नंबर। पर जैसे ही समय आगे बीता, लोगों को नंबर्स की वैल्यू पता चली कि बहुत सारी चीजों में नंबर्स को यूज किया जाता है। फिर नंबर इन्वेंट किया गया था। अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में सबसे पहला हम बोले कि जीरो जिसने इन्वेंट किया था, सजेस्ट किया था, वो था आर्यभट्ट जी, है ना? आर्यभट्ट ने जीरो को सजेस्ट किया था, बट ब्रह्मगुप्ता वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन जीरो एज अ नंबर। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया था, पर वो क्या चीज है, वो एज अ नंबर है, वो ब्रह्मगुप्त ने बोला था। ऑल्सो हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें काउंटिंग में वंस टेंस भी नहीं, लैक्स और करोड्स के बारे में मेंशन है ना? ऋग्वेद जो कि आज से बहुत पुराना, सबसे मोस्ट ऋग्वेद जो कि है आज से बहुत साल पुरानी वेद है, उसमें 10 to the power 12 तक की रेंज की डिजिट्स का मेंशन है। ठीक, सो ये सब बताते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर इन आवर लाइफ। ओके, अब हम एक वेन डायग्राम है उसके थ्रू समझेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, वन इज रियल नंबर एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमारा टॉपिक है नहीं, इसलिए हम उसको कवर नहीं करने वाले। ओके, रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आता है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। हम इस वेन डायग्राम को वापस अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम ये सारी चीजें क्या है, मतलब नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब क्या है वो पहले हम समझते हैं। आफ्टर दैट हम इस डायग्राम पे वापस आएंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम काउंटिंग में जीरो से लेके कितनी भी इंफिनिटी तक अगर कोई भी नंबर काउंट कर रहे हैं, 0 1 2 3 50 100 1000 10,000 करोड़, है ना, अप टू इंफिनिटी जो भी नंबर है, अगर वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे होल नंबर। एग्जाम्पल है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लास में कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, तो एक क्लास में कितनी लड़कियां हो सकती है? 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट इज नेचुरल नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। नेचुरली हम काउंटिंग किससे स्टार्ट करते हैं? 1 2 3। फिर आपको कोई भी बोलेगा काउंटिंग करो, तो आप 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करेंगे। सो नेचुरल नंबर्स आर वन, जिनमें वन से लेके नंबर स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 2 3 4 50,000 जो भी आप बोल सकते हैं, उतने नंबर्स, है ना? इसका एग्जाम्पल क्या है? काउंटिंग एप्पल्स। आपके पास एप्पल्स है, आप उसको काउंट कर रहे हो। या फिर काउंटिंग फ्रूट्स इन अ बास्केट, आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, उसमें कितने एप्पल्स है या कितने कोई और फ्रूट है या टोटल फ्रूट कितने हैं, वो अगर हमें काउंट करना है तो दैट इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ही हम काउंट करेंगे ना, कि हमारे पास एक एप्पल है, दो एप्पल है। मैं आधे एप्पल या इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर सब होते हैं। जीरो और पॉजिटिव नंबर तो जैसे कि हमने ये देखा है होल नंबर्स में है ना? नेगेटिव नंबर्स भी है, मतलब इसके नेगेटिव, इसके आगे अगर माइनस साइन लगाते तो वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट इज, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अगर आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको पता है नेगेटिव इंटीजर्स कौन से रहेंगे? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जो भी नंबर्स रहते हैं वो नेगेटिव इंटीजर हुए, है ना। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हुए? 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. So these are positive integers. Next is non-positive integer. Non-positive का मतलब है जो पॉजिटिव नहीं है, तो आप बोलोगे कि वो तो नेगेटिव हुआ है. तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर है वो तो आएंगे ही, साथ में जीरो भी आएगा. ठीक है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. क्यों? क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन में अगर कहीं पे मेंशन हो नेगेटिव इंटीजर तो आपको ये याद रखना है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 है. पर अगर नॉन पॉजिटिव बोले तो उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है. कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको ट्रिक कर सकते हैं. ओके. एंड सिमिलरली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से रहेंगे? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तो है ही, साथ में जीरो भी है. ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर. ओके. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को समझने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, मैंने पिज्जा के 8 स्लाइस करे, 8 इक्वल स्लाइस करे, उसमें से 5 पार्ट मैंने रख लिए हैं, बाकी के 3 पार्ट आपको दे दिए. तो मेरे पास कितने हैं? 5/8. सो 5/8 जो ये नंबर है, दिस इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि वो p बाय क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स कौन से? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, 0, 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी होल नंबर्स होते हैं, मतलब पूरे पूरे नंबर होंगे, है ना, उन सबको इंटीजर्स कहा जाता है ना. जो सिर्फ न्यूमरेटर में है उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना. तो p बाय क्यू फॉर्म में होगा और p और q इंटीजर्स होंगे, सच दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना. इसमें जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि q की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो नंबर एक नॉन डिफाइंड अनडिफाइंड नंबर कहलाता है ना. इस वजह से इसको q की वैल्यू 0 के अलावा जितने भी p बाय क्यू फॉर्म में नंबर लिखे जाएंगे उनको रैशनल नंबर बोला जाता है. पी वाई क्यू फॉर्म में ही लिखे जाने चाहिए, है ना. ठीक है. अब जैसे कि और एग्जांपल है 3/8, 9/11, -7/4. ठीक है. इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो रेशनल नंबर नहीं है. रेशनल नंबर नहीं है मतलब जिनको पी बाय क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं. जैसे कि पाई की जो वैल्यू है, हमने शुरू से पढ़ा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है. पाई की हम वैल्यू 3.14 लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, पर उसकी जो वैल्यू वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना. √2 भी एक इरेशनल नंबर है. अब ये रेशनल और इरेशनल जो नंबर है इसको आपने बहुत अच्छे से समझा नहीं होगा, मतलब आपने होल नंबर को यूज किया होगा, आपने नेचुरल नंबर्स को यूज किया होगा, आपने इंटीजर्स को यूज किया होगा आज तक, है ना, अभी पहले की क्लासेस में. आपने रेशनल और इरेशनल नंबर को अभी तक यूज नहीं किया है. सो इस चैप्टर में मेनली रेशनल और इरेशनल नंबर पे ही फोकस रहेगा. ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे. अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं. अब हम वापस वो वेन डायग्राम पे चलते हैं और उसको अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नेचुरल नंबर्स हमने देखे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है. फिर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी. इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर एज वेल एज क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना. एंड इरेशनल नंबर कौन से हैं? जो कि रेशनल नंबर नहीं है, मतलब पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. तो ये पूरा एक रियल नंबर फॉर्म करता है. अब वेन डायग्राम को कैसे पढ़ते हैं? जो सारे नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, मतलब अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो उसका पार्ट होगा, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना. पर अगर मैं उल्टा बोलूं ऊपर से नीचे तो वो बात गलत होगी. एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स भी आते हैं जो इंटीजर्स में नहीं आते हैं. सिमिलरली all integers are not whole number and all whole number are not natural numbers. Okay. अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी और जस्ट इन जनरल कुछ क्वेश्चंस है. हमें बोलना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेटमेंट्स है, वो ट्रू है या फॉल्स है और उसका हमें जवाब देना है. ओके.
जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास है, दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? सो आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक तो सारे नंबर नेचुरल नंबर्स में है, पर जीरो जो है, जो कि होल नंबर में होता है पर नेचुरल नंबर में नहीं होता है ना, इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हमने जैसे ऊपर वाला जो डायग्राम देखा था, वेन डायग्राम देखा था, उसमें मैंने बोला था ना कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो बात सही होती है, पर ऊपर से नीचे आने में नहीं सही होती है ना। नेचुरल नंबर पहले था, होल नंबर ऊपर था, तो every whole number is not a natural number. Okay, now second question is every integer is a rational number. इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी, -1, 0, 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और तो जितने भी इंटीजर्स है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? अब आप बोलोगे कि 1 को हम कहाँ पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं? जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, है ना। अगेन ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, ऑल्सो पी और क्यू इंटीजर्स भी है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, एंड सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन जो है, अब इसमें है कि एवरी रेशनल नंबर जैसे कि 3/4 इज एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर सारे होल नंबर्स होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर होता है। ठीक है, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है, और डिनोमिनेटर होता भी है तो डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे कि हम नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो स्केल होती है, सेंटीमीटर की जो स्केल आप नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें नंबर्स यूजुअली 1, 2, 3, 4 और ऐसे 14 तक होती है ना, नॉर्मल जो प्लास्टिक की स्केल्स होती है। तो हाँ, वो एक नंबर सिस्टम है। एक नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहला है कि हम नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक के नंबर लिख सकते हैं। तो इधर से लेके ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे हमारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 भी आ गया है ना, 0 तो आएगा ही आएगा, 0 से ही स्टार्ट होता है। सो ये पूरा बाकी बचा हुआ जो पूरा है, मतलब 0 से स्टार्ट होके, ये हमारा होल नंबर है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको आता ही होगा। यहाँ से दोनों साइड से ये इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आएगा, बीच में कहीं पे 0 आएगा। 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना, -1, -2, -3 एंड अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ओके, सो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को। ये आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। नाउ हम देखने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमने अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को देखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है, मेरे पास एक रैशनल नंबर है 3/5, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए
3 को मैं डिवाइड करती हूँ 5 से, तो क्या आएगा 6 टाइम्स, है ना, तो 0.6 आएगा। 0.6 का मतलब है कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो मैं अगर एक नंबर लाइन अगर बना रही हूँ, तो उसमें अगर मैंने 0 लिखा है और मैंने 1 लिखा है, तो इसके बीच में मैं कैसे करूँगी, 5 हिस्से करूँगी। कितने टोटल, कितने हिस्से करने, 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये सारे इक्वल हिस्से होंगे, ठीक है। आप जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इक्वली एक प्रॉपर स्केल लेके नाप के ही बनाइएगा, ठीक है। 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें से जो तीसरा हिस्सा है 1 2 3, दिस दिस प्लेस इज नोन एज 3/5। मतलब अगर मेरे पास एक नंबर स्केल है जो कि 0 से लेके बड़ी कोई स्केल है, उसमें मैं अगर उसके 5 इक्वल पार्ट करके जो उसका तीसरा भाग को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो होगा 3/5। ओके। अब अगर मेरा डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, मतलब मैं अगर ये वाला फर्स्ट केस जब भी रहेगा ना, तो फर्स्ट केस में हमेशा वो जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि हम जब भी इसको डिवाइड करेंगे ये हमेशा 0 पॉइंट सम नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपको वैसे ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको बस एक समझाने के हिसाब से बताया है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो तब ज़रूरत है इसको करने की, ठीक है। 13/4 है, मतलब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, देखो 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा 12, 1 बचा, है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने पढ़ा ही होगा, मतलब 3/4, है ना। तो ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में लाया करेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, है ना, इसमें इधर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब 3 और 4 के बीच की जगह को मैं बहुत बड़े से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना, ताकि अपन को इजीली समझ आ पाए। अब इसके बाद क्या करना है, 1/4 मतलब 4 हिस्से करने हैं, 4 इक्वल हिस्से, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस विल रिप्रेजेंट माई 13/4। समझ आया, मतलब मैं जो रेशनल नंबर्स हैं, मतलब जो फ्रैक्शन में नंबर हैं, उनको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ कि वो कहाँ पे आते हैं, है ना। ना नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम इसको समझते हैं, ये जो डायग्राम दिया है इसके थ्रू। जैसे मेरे पास एक पिज्जा था, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसके 2 हिस्से करे, 2 इक्वल हिस्से करे, ठीक है। एक हिस्सा मैंने ए को दिया, एक हिस्सा मैंने बी को दिया। तो ए के पास कितना रहा 1/2, बी के पास कितना रहा 1/2, ठीक है। 2 हिस्से में से एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका। अब अगर मैंने इसके 4 पार्ट करे, ठीक है, 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट करे, इसमें से 2 पार्ट ए को दिए और बाकी के 2 पार्ट बी को दिए। तो अब ए के पास कितने हैं, 2/4 पार्ट है, बी के पास कितने हैं 2/4, है ना, क्योंकि 4 हिस्से हुए तो उसमें से 2 था, के पास 2 था। अभी भी मैंने हाफ हाफ ही बांटा दोनों में, पहले भी मैंने हाफ हाफ बांटा था। अब अगर मैंने पिज्जा के 8 स्लाइस कर दिए, ठीक है, मैंने 8 इक्वल स्लाइस कर दिए हैं, इसमें से जो 4 ये वाले 4 हैं, ये 4 पार्ट मैंने ए को दिए और ये वाले 4 पार्ट मैंने बी को दिए। क्रॉस वाले मैंने बी को दिए हैं और डॉट वाले मैंने ए को दिए। अगेन अब ए और बी में हमने हाफ हाफ डिवाइड किया है, तो ए के पास कितने पार्ट है 4/8, है ना, 4 पार्ट है आउट ऑफ 8, और बी के पास भी है 4/8। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि मैंने हर केस में आधा ही करा है, पर ये जो नंबर्स हैं वो थोड़े अलग दिख रहे हैं। इसमें 1/2 है, इसमें 2/4 है, इसमें 4/8 है, बट ये सारे नंबर एक बराबर है। 1/2, आई कैन से दैट 1/2 इक्वल्स टू
2/4 इक्वल्स टू 4/8। ये तीनों नंबर जो है दिखने में दूसरे अलग अलग दिख रहे हैं पर है एक ही नंबर, सारे ही नंबर आधे ही हैं, है ना, आधा ही पिज्जा है। तो इन सारे नंबर्स को, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इन सबको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इनका जो रूप है, इनके जो अपीयरेंस है वो अलग दिखते हैं पर होते एक ही नंबर है। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं। फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4/5। ठीक है, 4/5 के कोई भी 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब मैं अगर 4/5 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर तो वही रहेगा, है ना। जैसे कि हमने इस वाले केस में 1/2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तब 2/4 आया था, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4/8 आया था, है ना। तो वैसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 8/14, है ना। तो ये एक इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। वैसे ही अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर ऊपर और नीचे तो आएगा 12/21, ये भी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। फिर मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 16/28, ये भी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 20/35, ये भी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। और वैसे ही अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 24/42, ये भी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। मतलब 4/7 इक्वल्स टू 8/14 इक्वल्स टू 12/21 इक्वल्स टू 16/28 इक्वल्स टू 20/35 इक्वल्स टू 24/42। अब आपने बोला कि हमने इसको सिक्वेंशियली क्यों करा है, हम तो कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं ना। आप अगर इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऊपर और नीचे, तो आएगा 4000/7000। सो दिस इज ऑल्सो द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में हमें एक और, एक या फिर एक से ज़्यादा रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। जैसे कि 5 और 6 फर्स्टली हमें दिया गया है कि 5 और 6 है। ठीक है, 5 और 6 दो नंबर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि 5 को भी मैं 5/1 लिख सकती हूँ और 6 को भी मैं 6/1 लिख सकती हूँ, तो ये रेशनल नंबर है। इनके बीच में मुझे एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले एवरेज मेथड समझेंगे, फिर एक और मेथड समझेंगे। एवरेज मेथड कहती है कि ये लीजिए 5, ये लीजिए 6, इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, 5 + 6/2 विच इज 11/2। तो 11/2 5 और 6 के बीच का एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो जैसे ये 5 है, ये 6 है, तो इसके जो बीच का एक पॉइंट आएगा ये है 11/2, जिसको हम 5.5 भी बोलते हैं, है ना। अब अगर मुझे इसकी जगह दो रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो एक तो मैंने 11/2 निकाल लिया। अब ये मेथड क्या कहती है कि अब मैं 5 और 11/2 का एवरेज लूंगी और जो नंबर आएगा वो इनके बीच में लाया करेगा। कैसे, 5 + 11/2 होल डिवाइडेड बाय 2। हम पहले ऊपर एलसीएम लेंगे जो कि होगा 5 × 2 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 21/4। तो 21/4 इन दोनों के बीच में 11/2 और 5 के बीच में लाया करेगा, तो ये हो जाएगा 21/4। सिमिलरली अगर मुझे 3 निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अब मैं 11/2 और 6 के बीच का एवरेज निकाल लूंगी। ठीक है, जो कि हो गया 11/2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 11 + 12 डिवाइडेड बाय 4, 23/4। ठीक है, तो इधर 23/4 भी एक, ये एक नंबर ले लेती हूँ, इधर ये
23/4 एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो ये जो मेथड है ये बहुत बड़ी मेथड है ना। आपको अगर 1 2 3 नंबर निकालना है तो इजी बात है, पर अगर इससे भी ज़्यादा नंबर निकालना है तो ये मेथड फेल हो जाएगी, है ना। आपको बहुत टाइम लगेगा इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसके लिए एक इजी मेथड है जो कि क्या कहती है कि अगर मुझे 5 रेशनल नंबर 5 और 6 के बीच में निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 5 को मैं 5/1 लिख सकती हूँ और 6 को मैं 6/1 लिख सकती हूँ। अब मुझे 5 निकालना है तो 5 + 1 दैट इज 6। 6 से मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी। अब मैं अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, है ना। तो हो जाएगा 30/6। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 36/6, है ना। 5 और 30/6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और 6 और 36/6 वापस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसको 6 से काटूंगी तो मेरे पास वापस 6 ही बचेगा, है ना। अब मेरे पास दो नंबर आ गए 30/6 और 36/6। अब ये दोनों के नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर मेरे पास 30/6 है तो उसके बाद क्या आ सकता है, 31/6 भी आएगा, 32/6 भी आएगा, 33/6 भी आएगा, 34/6 भी आएगा, 35/6 भी आएगा, है ना, 36/6 भी आएगा। ये दोनों के बीच में मेरे पास कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों नंबर कौन से हुए हैं, जो कि मेरे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स हैं, है ना। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास ये 5 है, ये 6 है, इसके 6 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट होंगे। तो ऐसे तो 6 होंगे, टोटल नीचे 6 है तो 1 2 3 4। तो ये कौन सा 6 पार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 31/6, 32/6, 33/6, 34/6, 35/6। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 36/6, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 30/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में और रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो यही मेथड है। कैसे करेंगे, जो भी रेशनल नंबर अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो, फिर जितने निकालने हैं +1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर्स को, और उनके बीच में जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे इसके बीच के रेशनल नंबर। और भी रेशनल नंबर्स इनके बीच में होते हैं, पर ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 है ना। हमें बोला है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 निकालना है। सेम वही प्रोसेस करेंगे। आप चाहो तो अभी आप पहले नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, आप पहले इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करके देखिए, फिर हम जो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं वो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 1 है तो 1 को मैं 1/1 लिखूंगी और 2 को मैं 2/1 लिखूंगी। ठीक है, 5 निकालने हैं तो मतलब मैं 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। तो विल गेट 6/6 एंड विल गेट 12/6। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर लाया करते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। और आप वैसे ही वापस इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 1 2 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, दिस इज 12/6 एंड दिस इज 6/6। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q is not equal to 0।
ठीक है। 0 क्या एक रेशनल नंबर है? सो द आंसर इज यस। अब आप बोलोगे कि क्यों? तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं 0 के नीचे 1 लिख सकती हूँ। अब जो ये है 0 वो p को रिप्रेजेंट करेगा, 1 जो है वो q को रिप्रेजेंट करेगा। p और q इंटीजर्स है, यस दे आर इंटीजर्स। क्या q इक्वल्स टू 0 है? नहीं है ना? तो सारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी उसने सेटिस्फाई करी है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई की है, इसलिए 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगेन वही सेम प्रोसेस रहेगी। कौन सी प्रोसेस? 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 21/7 एंड 28/7। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। okay, next is find 5 rational number between 3/5 and 4/5। अब ये वाले केस में हमको नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें खुद में 5 है। ठीक है, अब मुझे 5 निकालना है, मतलब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। 18/30 में से 4/5 को मैं किससे रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करूंगी? 6 से, तो वो हो जाएगा 24/30। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर लाया करेंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, तो ये सारे नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाए करेंगे। ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें बताना है कि जो भी क्वेश्चंस है वो ट्रू है कि फॉल्स है, जैसे कि हमने पहले किए थे, है ना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्या आप इसको इसमें फिट कर सकते हैं? ये सारे नंबर को इसमें फिट कर सकते हैं? यस, सो द आंसर इज यस, और व्हाट वी कैन से ट्रू। ठीक है, सेकेंड इज एवरी इंटीजर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या? ये सारे नंबर को मैं इस नंबर सेट में डाल सकती हूँ क्या? इस नंबर सेट में ये सारे नंबर डाल सकती हूँ क्या? नहीं डाल सकती, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के नंबर तो इसमें चले जाएंगे, पर ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो कहाँ जाएंगे, है ना, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन इज दैट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर कौन से हैं जो कि p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? एग्जाम्पल 3/4। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, तो द आंसर इज फॉल्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जैसे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम जिसको पॉइंट में लिख सकते हैं ना, ये नंबर को हम पॉइंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करके देखेंगे। जैसे कि अगर मैंने 35 को 16 से डिवाइड करा, तो 16 टू टाइम्स, दैट इज 32, देन पॉइंट, देन 1 टाइम्स, दैट इज 14, sorry 16, so this is 14, then 8 times 28। okay, so 128 will get 12। 12 का वापस 0 पॉइंट आया ना, 7 टाइम्स, 16 into 7, 112, 112, we get 8, अगेन पॉइंट का 0 आएगा, और 16 5 ज़ा 80 होता है, तो ये 80 जो है वो पूरा कट जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट एज 35/16 को हम डेसिमल में लिख सकते हैं 2.1875। ठीक है, तो हम डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज
तीन और नंबर दिए जिनके हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले 10/3 को करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है। 10 को 3 से करना है, 3 टाइम्स दैट इज 9, 1.0, देन अगेन 3, 9, 1, अगेन पॉइंट का 0 दैट इज 3, 9 गया, फिर 1 आया, फिर वापस 0 लगेगा, फिर 3 टाइम्स, फिर 9, फिर 1 आ गया। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी, इसमें बार बार 3333 आएगा। तो इसका आंसर हम कभी भी ऐसे लिखेंगे 3.333 और फिर आगे डॉट 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 लगाएंगे, ठीक है। या तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं 3.3 डैश, इसके ऊपर डैश। डैश का मतलब है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट होता है और खत्म नहीं होता, ठीक है। सेकेंड नंबर है 7/8, 7/8। So 8 8s are 64. We get 6, 0. Then 6 times. Sorry, 7 times. 56. We get 4.0 and then 5. We'll get 40. So 7/8 can be written as 0.875. ठीक है, इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसमें हमारा रिमाइंडर आ ही नहीं रहा था, इसलिए हमने डॉट 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 लगा दिया। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 0 पॉइंट है ना, फर्स्टली 7 जो कि 1 टाइम्स, देन 0 4 टाइम्स दैट इज 28, 2 बचा, 0 आया, 14 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 6, 0 आया, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 56 है ना, 4 आया, वापस 0 लगा, 5 टाइम्स 35 है ना। अब कितना बचा, 5 बचा, वापस 0 आया, 7 टाइम्स विच इज 49, अगेन 1 बचा। अब मैं अगर वापस, ये देखो पहले भी मेरा 1 से ही चालू हुआ था, अभी भी 1 बचा है। अब मैं अगर इसको वापस करूंगी तो वापस मेरा जो आंसर है इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे वापस वही 1 4 2 8 5 7 और ऐसे ही वापस 1 1 1 1 आते जाएगा। मतलब ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.142857 और सबके ऊपर बार। इसका क्या मतलब है कि ये जो सारे नंबर है वो सीक्वेंस वाइज वापस रिपीट होंगे, है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी नंबर को जिसमें कभी भी एंड नहीं होता। जैसे इसमें एंड हो गया नंबर, है ना, तो इसको हम नॉर्मल लिखेंगे। पर जहाँ एंड नहीं हो रहा और कोई नंबर रिपीट हुआ जा रहा है, किसी पैटर्न में रिपीट हो रहा है ना, इसमें जैसे 3333 ही रिपीट हो रहा था, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ये पूरा जो 6 डिजिट का नंबर है वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो पूरे 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे थे, मतलब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो या तो हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग आ रहा था। टर्मिनेटिंग कौन सा था, जो कि हमारा 7/8 था ना, उसका आंसर क्या आ रहा था, उसका आंसर आ रहा था 0.875, है ना, 0.875। ये वाला नंबर ऐसे हैं जो कि टर्मिनेट हो रहे थे, मतलब एंड में जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा था, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, 7/8 इज अ रेशनल नंबर। अब दूसरे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जो कि 10/3 और सेकेंडली 1/7 जो थे वो भी रेशनल नंबर है, पर वो नॉन टर्मिनेटिंग थे। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि इनका जो आंसर है डिनोमिनेटर में कभी भी 0 बच ही नहीं रहता, कुछ ना कुछ नंबर बार बार बच रहा था। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुए और रिपीटिंग हुए। रिपीटिंग मतलब कोई एक पैटर्न था, जैसे इसमें था कि 3.3 बार आ रहा था बार बार, इसमें 6 डिजिट का 1 4 2 8 5 7 था शायद। तो ये वाला जो नंबर है पूरा रिपीट हो रहा था ना।
तो ये होते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब इसमें जो है हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 भी नहीं बचेगा और एक नॉन रिपीटिंग भी रहेगा। इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको तभी समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि √2 की जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर की होती है, इसलिए इनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। Now the next topic which we are going to cover is this. Okay, our question is, if the value of 1/7 is 0.142857 and there is a bar over here. Okay, so now we have to predict the value of 2/7, 3/7, 4/7 and 6/7 without doing the actual long division method। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 1/7 की वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, 0.142857 बार। ठीक है, अब हमें लॉन्ग डिवीजन की जगह नॉर्मल मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे? 2/7 को मैं लिख सकती हूँ 1/7 इंटू 2, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है इंटू 2 अगर मैं करूँ 1422857 बार इंटू 2, तो मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए। 16 17 1 कैरी होगा 5 8 2। सो 2/7 की वैल्यू है 0.285714। ओके, सिमिलरली 3/7 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 1/7 इंटू 3 विच इज 0.142857 इंटू 3। ओके, ठीक है, सो सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0.428571 बार। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3/7। सिमिलरली 4/7 की वैल्यू हम या तो फिर 1/7 इंटू 4 करके निकाल सकते हैं, या तो 2/7 इंटू 2 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इस वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो 6/7 है उसको आप 1/7 इंटू 6 करके भी निकाल सकते हैं, या तो फिर 2/7 इंटू 3 करके भी निकाल सकते हैं, है ना। या फिर 3/7 इंटू 2 भी करके भी निकाल सकते हैं। सारे ही केसेस में आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और सारे केसेस में एक जैसी ही वैल्यू आएगी। मतलब 6/7 की तीनों ही केसेस में सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप ये वाला प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, अभी हमने देखा कि हम जो रेशनल नंबर थे उनको डेसिमल में हमने कन्वर्ट करा था। ठीक है, अब हम जो है डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कर रहे हैं। मतलब पहले हमने उल्टा करा था, अब हम वापस वैसे कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज डेसिमल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। नॉर्मली जो हमारे नंबर्स होते हैं जो कि हमने देखे हुए हैं, सॉल्व करे हुए हैं, वो वाले यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब मैं अगर लिखूं 15.75, अगर मेरे को इसको p/q फॉर्म में लिखना है तो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो मुझे 2 0 लगाने पड़ेंगे। 5 से अगर मैं करूँ तो 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा अगेन 65, तो ये हो जाएगा 4। सो आ जाएगा 65/4 इसका आंसर। ठीक है, मतलब 15.75 को मैं 65/4 भी लिख सकती हूँ। -8.0025। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4
अब मैं इसको किससे काटूंगी, 5 से, 5 1 सा, ठीक है, 6 0 0 5 2 1 2 3, अगेन 5 से कट सकता है, तो 5 3 सा 4 0 0, ठीक है, तो इसका आंसर आया 3201 डिवाइड बाय 400, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस साइन भी है आगे तो माइनस भी लगा दूँ, ठीक। तो मतलब मैं 65/7 अगर, सॉरी 65/4 अगर मेरा एक रैशनल नंबर है, तो मैं जब उसको इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे, डिवीजन से कर सकती हूँ ना, और इस वाले नंबर को भी इसमें डिवीजन से कर सकती हूँ, और इससे इसमें कैसे ला सकती हूँ, डेसिमल हटा के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो क्या है कि हमारे पास अगर दूसरे टाइप के नंबर्स है, ये तो हमने देख लिया है कि नॉर्मल नंबर्स कौन सा होता है, तो हमारे पास है कि जो नंबर्स में और बार होते हैं, इसमें इधर बार है, इसमें इधर बार है, और इसमें इधर बार है, मतलब ये है, ये 1.4 बार था, मिस्टेक हो गया, ठीक है। हमारे ऐसे नंबर्स जो कि प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है, जैसे कि 1.4 बार, 1.32 बार, 9.5 बार, एंड ये वाला सेम है। इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर है सब पे बार लगा हुआ है ना, जैसे अभी हमने देखा था 10/3 को हम कैसे लिख सकते थे, 3.3 बार, ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी का है। तो हमें इसको अगर p/q फॉर्म में लिखना है, आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 3.3 बार को हम 10/3 लिखते हैं, वैसे ही हम इस चीज को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.2 बार है इसके ऊपर इन द p/q फॉर्म, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसकी एक मेथड है, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। मैं पहले इसको x मान लूंगी, किसको, 1.2 बार को x मान लूंगी। 1.2 बार का क्या मतलब हुआ, 1.222 अप टू इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। अब मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं x को, तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 1.222 इंटू 10, है ना, जो कि हो जाएगा 12.2222, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 12.2 बार, है ना। हमारे जो, हमको इतनी स्टेप तक करना है कि हमारे जो कोई सी भी दो स्टेप है उसमें जो पॉइंट के बाद का नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये x इज इक्वल्स टू 1.2 बार है और 10x इज इक्वल्स टू 12.2 बार है, तो पॉइंट के बाद दोनों के बाद 2 बार है ना। तो मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगी, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12.2 बार माइनस 1.2 बार, ठीक है। ये हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे पीछे का नंबर ही हटाना है, ठीक है। पूरा ये जो बार का बाद का नंबर है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11, और इधर कितना हुआ, 10 माइनस 1 दैट इज 9x। सो x की वैल्यू आ जाएगी 11/9, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/9, मतलब अगर मैं 11/9 को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 1.2222 बार आएगा, ठीक है। और अगर मैं 1.2 बार को करूंगी तो 11/9 आएगा, वाइस वर्सा प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ नंबर है जिसमें पूरा में बार नहीं लगा है, जैसे कि 1.21 बार, मतलब सिर्फ 1 पे जैसे बार लगा हुआ है, ठीक है, सिर्फ 1 पे बार लगा हुआ है, कहाँ गया, है ना। 1.32 बार सिर्फ 2 पे बार लगा हुआ है, 1.593 में से सिर्फ 93 पे बार लगा हुआ है, सिर्फ इसमें 2 में बार लगा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ जो जिस पे बार लगा हुआ है वही नंबर रिपीट हो रहा है। 1.211 पे सिर्फ अगर बार है तो इसका मतलब है कि इसमें 1.21111 और ये इनफाइनाइट टाइम 1 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे वाले नंबर को भी अगर हमें करना है तो मैं सेम ही प्रोसेस बता रही हूँ। x की वैल्यू रखेंगे हम 1.32 बार, ठीक है, सिर्फ 2 पे बार है। अब मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1.3222
इंटू 10 जो कि हो जाएगा 13.222 जो कि है 13.2 बार, है ना। अब ये वाले में पॉइंट के बाद 3 और 2 बार है और इसमें 13.2 बार है, तो ये जो पॉइंट के बाद के नंबर है वो सेम नहीं है। तो मैं एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो हो जाएगा, इसको इंटू 10 कीजिए तो क्या आएगा 132.2 बार, है ना। अब ये वाले और ये वाले नंबर में 0.2 बार सेम हो रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 132.2 बार माइनस 13.2 बार। ठीक है, मैं इतना इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो इधर क्या बचा 90x इज इक्वल्स टू 132 माइनस 13 करेंगे। ठीक है, 132 माइनस 13 जो कि है 119। सो x की वैल्यू आ जाएगी 119 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 119 डिवाइडेड बाय 90 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 1.32 बार। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हमें जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो तीन टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने जो देखा था 7/8 वो टर्मिनेटिंग नेचर का था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें टर्मिनेट नहीं होता है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं आता पर रिपीटिंग होता है, जैसे कि जो हमने 10/3 देखा था, है ना। और एक और नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं ना, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग उनमें कोई पैटर्न नहीं होता जिसके थ्रू हम, ये वाला जो हमने पिछला मेथड यूज करा उसमें एक पैटर्न था, इस वजह से हम उसको सॉल्व कर पाए। अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें पैटर्न ही नहीं है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, उसको पी वाई के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगी, तो वो मेरा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है 0.143291745625, इसमें कहीं पे भी कुछ पैटर्न नहीं है ना। जैसे वो मेरा जो था 142,857, उसमें बार बार ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर बार लगाया था और मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर वाली मेथड में देखा। पर यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, एक कोई भी रैंडम नंबर ही जनरेट करके दे रहा है ये। तो अगर हम इसको क्या इसको बार फॉर्म में नहीं लिख सकते अगर, तो हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और अगर हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, इन अदर वर्ड इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर। नॉन रिपीटिंग क्या है कि इसमें कोई से भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ जनरल बातें हैं जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मतलब रेशनल प्लस इन इरेशनल या इरेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल और रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, चारों का ही आंसर इरेशनल आएगा। जैसे कि अगर मैं 2+√2 बोलूं, ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कुछ भी मान लेते 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर मैं इसमें 2 प्लस कर रही हूँ तो इसी जगह पे 0 के साथ 2 प्लस होगा, पर उसके बाद का जो वैल्यू है वो तो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है ही ना, तो इसलिए आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। ठीक है, अब क्या है, दो इरेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो कुछ फिक्स नहीं होता कि वो रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि √2 + √2 अगर मैं करूं तो वो हो जाएगा 2√2, है ना, बट ये इरेशनल नंबर है ना।
बट अगर मैं कोई सा ऐसा नंबर लिखूं √2 माइनस √2 तो वो 0 आएगा, तो वो एक रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो जब दो इरेशनल नंबर को हम ये चार चीजें परफॉर्म करते तो कंफर्म नहीं है कि वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। पर अगर एक रेशनल और एक इरेशनल है तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखने के हिसाब से है कि आगे आपको कभी काम आए तो। नाउ वी हैव टू क्लासिफाई दीज नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, √23 एक इरेशनल नंबर। आप कैसे करेंगे कि आपको ये देखना है कि आपने जो अंडर रूट में नंबर लिखा है अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो सारे इरेशनल नंबर है। रूट के सारे वैल्यूज इरेशनल ही होते हैं। जैसे कि ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, 225 किसी का स्क्वायर है, यस 15 का स्क्वायर है। 15 इंटू 15 अगर मैं करूं, ठीक है, सो दिस इज 225। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं तो इसका आंसर 15 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये इस रूट के बाहर निकल सकता है तो वो रेशनल नंबर है। अगर वो रूट के बाहर नहीं निकल सकता तो वो इरेशनल नंबर है। जैसे 23 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, अगर ये 25 होता तो वो 5 का स्क्वायर होता, पर अभी 23 इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग नेचर का है, इसमें कहीं पे भी पीछे डॉट 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 नहीं दिख रहा, आपको बाहर नहीं दिख रहा, तो ये एक रेशनल नंबर है ना। नेक्स्ट नंबर 7.478 मतलब इसका मतलब है कि ये ऐसा नंबर है 478 बार। ठीक है, अब हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो उनको भी हम पी बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। ओके, नेक्स्ट ये वाला नंबर आप सोचिए कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। पॉज करके 2 मिनट आप सोचिए और फिर मुझे बताइए। बहुत से लोगों ने बोला होगा कि ये रेशनल नंबर, बट नहीं, दिस इज इरेशनल नंबर। क्यों? अब आप बोलोगे कि मैम इसमें पैटर्न तो दिख रहा है, पहले 1 है फिर 0 है फिर 1 है फिर 2 0 है फिर 1 है फिर 3 0। नहीं, हमें एक कांस्टेंट टाइप का ही पैटर्न चाहिए कि अगर 1.10101010 होता तो मैं बोलती कि हाँ ये रेशनल नंबर है। पर इसमें क्या है, 1.10 है फिर 2 0 है फिर 3 0 है। ठीक है, तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए हमको, एक कांस्टेंट पैटर्न चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, कौन सा, ये फिफ्थ वाला। अब ये जो सिक्स और सेवन थोड़ा मर्ज हो गए हैं, √3 प्लस √2। ठीक है, √3 प्लस √2 दोनों ही इरेशनल को हमने ऐड किया है, तो ये इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो है 1.44 इज अ स्क्वायर ऑफ 1.2, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा तो आंसर आएगा 1.2। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमें बताने थे कि रैशनल है कि इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन which we have is insert a rational number and an irrational number between 2 and 3। अब आप वापस वीडियो को पॉज कीजिए, आप करने की कोशिश कीजिए एंड देन आप रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिख देते हैं। तो 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर कौन सा आप लिख सकते हैं, आप या तो एवरेज मेथड से निकाल लीजिए, 2 + 3/2 विच इज 5/2। 5/2 भी इसके बीच के एक रेशनल नंबर है। या तो आप 2/1 इंटू 2 वाला मेथड कर सकते हैं, पर आपको एक ही निकालना है तो उस केस में ये वाला एवरेज मेथड बेटर रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 6/2। तो इन दोनों के बीच में वापस 5/2 ही निकल के आ रहा है। ठीक है, और अगर दूसरा जो है एक इरेशनल, तो इरेशनल कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 पॉइंट, इसके आगे आप कोई भी नंबर लिख दो, 1 9 3 7 4
1 2 9 8 और आगे आगे डॉट लगा दो। तो ये एक इरेशनल है और एक ये रेशनल नंबर है जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पाई इज इरेशनल है ना, हमने अभी पढ़ा कि पाई इरेशनल नंबर है एंड 22/7 इज अ रेशनल नंबर। वाई? हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं आपने देखा होगा कि हम पाई की वैल्यू या तो 3.14 रख देते हैं या फिर 22/7 रख देते हैं ना। तो इनका कहना है कि अगर पाई की वैल्यू को हम इरेशनल बोल रहे हैं और इसको रेशनल बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों? अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए। अब पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 भी नहीं होती, 3.14 के आगे बहुत बड़ी डिजिट होती है और वो भी नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली वैल्यू रहती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है ना, तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। बट इसका जो वैल्यू है उसको हम 3.14 लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं हमारे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि एक इरेशनल नंबर को आप किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम कभी भी चीज़ों को ईजी करने के लिए ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर आप 22/7 को अगर डिवाइड भी करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो 3.14 के इर्द गिर्द ही आएगी। हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही मोस्टली कैलकुलेशन लेते हैं, इसलिए हमारा 22/7 से काम चल जाता है, बल्कि 22/7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, दिस टॉपिक सेज रिप्रेजेंटिंग √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस है कि सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। आपने अगर 1 यूनिट की ऐसी लाइन खींची है और उसके बाद एक 1 यूनिट की ऐसी लाइन खींची है परपेंडिकुलर, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, यार ये स्ट्रेट नहीं बन रहा, अगर आप इन दोनों को स्ट्रेट ज्वाइन कर देते हैं तो दिस वैल्यू इज √2। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि कहती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, है ना। सो बेस की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। 1 + 1 which is equals to 2, sorry 2। ओके, 2 इज हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 ना। सो ये हमें पता है कि अगर मैं ऐसे 1 यूनिट खींचूं, ऐसे 1 यूनिट खींचूं और ये वाला √2 वैल्यू मेरे को मिलेगी। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का यूज करके हम एक नंबर लाइन आप बनाएंगे। आपको जो भी काम करना है वो पूरा स्केल पेंसिल राउंडर सब लेके करना है। ठीक है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसमें यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, इतना ही लिखना है और इस लाइन को एक्सटेंड कर देना। अब ये जो है ये 1 यूनिट है। अब आप जो है राउंडर से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, आप जो आपका डी रहता है प्रोटेक्टर, उसको रख के 90 डिग्री का आप ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे, और सीधी लाइन में भी आपको सिर्फ एक ही यूनिट तक की चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर तक की, समझ लो इतनी है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी है इसकी लेंथ कितनी हो गई? √2। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब ये जो √2 है, अब आपको क्या करना है, आपका जो प्रोटेक्टर है, सॉरी जो राउंडर है, राउंडर का एक पॉइंट आपको इस पॉइंट पे रखना है, एक पॉइंट इस पॉइंट पे रखना है, और इसको लेके ऐसे एक आर्क कट करनी है। ठीक है, तो ये जो आर्क कट करने के बाद ये जो इतना लेंथ आया है ये है √2। ठीक है, कैसे? आपने ये जो आर्क लिया है इसकी साइज इतनी थी, है ना, जो कि √2 लेंथ थी, है ना, ये √2 लेंथ थी जो कि अभी तक टेढ़ी थी। अब आप इसको ऐसे काटोगे तो लेंथ तो वही रही है ना,
तो हमको उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, इस वजह से हमको उसका आर्क इधर काटना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो हो जाएगी √2। ठीक है, अब अगर आपको √3 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए करेंगे, ये क्या है, ये है √2। अब √2 को एज अ बेस रख के हम इधर से वापस आपको प्रोटेक्टर रखना है। किस तरह से लिखना है कि इस एंगल पे रखो, ठीक है, इसका एक साइड इस पे जाए और इधर से आपको अब एक यूनिट ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे एक यूनिट का क्या करना है, लाइन खींचनी है। अब इसको और इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है ना। अब ये वाला जो हाइपोटेनियस बना ये √3 होगा। कैसे, अगेन √2 इसका बेस है, उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 2 + 1 विच इज 3 is equals to hypotenuse square, so hypotenuse value is equals to √3। ठीक है, अब ये वापस ये वाली लेंथ लेना है, एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा है ना, एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा और ऐसे करके आपको एक आर्क काटनी है। तो अब जो लेंथ मिलेगी आपके पास वो हो जाएगी √3 की वैल्यू। ठीक है, अगेन आप इस √3 को एज अ बेस लेके आगे वापस 90 डिग्री पे अगर खींचेंगे और फिर वापस वही प्रोसेस करेंगे तो आपको √4 की वैल्यू मिलेगी जो कि काटेगी इधर 2 पे, है ना। तो ऐसे आपका बहुत बड़ा स्पाइरल बन सकता है। ठीक है, जो कि आपके ये सारे रूट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक और नंबर को मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करते हैं। √17 मतलब कि आप सोचो इसके आसपास कौन सा स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, 16 आता है। ठीक है, 16 मतलब 16 √16 मतलब 4। ठीक है, तो मतलब ये 4 और 5 के बीच में लाया करेगा। आपकी ये नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें होगा 1 2 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है सिर्फ समझाने के हिसाब से। ये वाले जो 4 पोर्शन है, ठीक है, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट √16, है ना। अब इस पे वापस मैं एक यूनिट का ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगी। ये वाला जो मैंने लाइन खींचा है ये √17 होगा। क्यों होगा, √16 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। √16 का स्क्वायर मतलब √16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगा √17। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये √17 है। अब आप वापस जो एक पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, तो इस लेंथ का आपको एक आर्क कट करना है। तो ये जो वैल्यू जो भी आएगी 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके इधर तक की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा √17। ठीक है, इस तरह से आप नंबर को प्लॉट करते हैं। अब ये तो बात हुई कि अगर मेरे पास होल नंबर है तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। अगर मेरे पास डेसिमल में कोई नंबर है जो कि रूट में है तब मैं नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करूँगी, ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बोला है 4.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले इसकी कुछ स्टेप्स है उसको पढ़ते हैं एंड देन हम प्लॉट करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, पर आपकी स्केल सेंटीमीटर्स में होती है, तो इसलिए हम 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे। एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट बाय 1 सेंटीमीटर ऑन वन साइड। Find the midpoint of the entire extended line. The midpoint is calculated as x plus 1 by 2. Use a compass, measure a length slightly more than half of the total line and mark point A and B from both ends. Okay. From point B, draw a perpendicular line to semicircle making a right angle at 90 degree. The length BD represent 4.5 square root of
सॉरी, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन पे नहीं, एक नॉर्मली आपको, हाँ वैसे नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे हम सबसे पहले आपको 4.5 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट ए दे देती हूँ, इसको मैं पॉइंट बी दे देती हूँ। अब इसके 1 सेंटीमीटर और आगे तक मुझे लाइन खींचनी है, इसको मैं पॉइंट सी दे देती हूँ। ठीक है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, मैं ए और सी का मोर देन हाफ लूंगी। कैसे लूंगी, आपको राउंडर लेना है, राउंडर में आपको अप्रोक्सीमेटली आधे से ज्यादा, मतलब ये जो पूरी लेंथ है इसमें आधे से थोड़ा ज्यादा मन से कोई भी लेंथ लेना है, और उसके बाद आपको ए पॉइंट पे एक पॉइंट रखना है और आर्क ऊपर और नीचे काटने हैं। ठीक है, मतलब आपका एक पॉइंट यहाँ रखा रहेगा, उसके बाद आपको का आर्क एक इधर काटनी है, एक इधर काटनी है। सिमिलरली सी पॉइंट से एक आर्क इधर कटेगी, एक आर्क इधर कटेगी। अब जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये ए सी का मिड पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये हम 4.5 को x बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट बोल रही हूँ, मतलब ये वाली लेंथ कितनी हुई, टोटल लेंथ x+1 और उसका हाफ है, तो ये x+1/2 है ना। और सिमिलरली ये वाला पार्ट भी x+1/2 है। अब मैं ओ, ये वाले पॉइंट का मिड पॉइंट से इधर तक का लेके एक आर्क, मतलब एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी जो कि सी पे जाएगा। ठीक है, अब सी पे से अब मैं बी से एक ऊपर के तरफ ज्वाइन करूंगी। ओके, एंड ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ये ज्वाइन करूंगी। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा मेरे पास, मतलब ये वाली ओ डी जो लेंथ मिलेगी, ये मेरा √x होगा, मतलब √4.5 को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ करूंगी तो ये मेरा 0 होगा, ये मेरा 4.5 होगा, ये मेरा 5.5 होगा, और मैं इतने आर्क की, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके एक ऐसा आर्क काट दूंगी, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, √4.5 हो जाएगी, है ना। अब इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं कैसे होता है ऐसा। ठीक है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये √x कैसे आया, बी डी की वैल्यू जो है वो √x कैसे आई, उसको हम समझते हैं। नाउ इसको प्रूफ करने को हम देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, बाय द formula of Pythagoras theorem we can say that OB square plus BD square is equals to OD square, है ना। So we can write as OB square, wait, OB square plus BD square is equals to OD square, है ना। अब इसमें से हमारे पास OD की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकलेगी, अब आप देखिए OD क्या है, इसका एक रेडियस है ना। जो रेडियस होता है वो ये वाला ये भी एक रेडियस है और OA भी एक रेडियस है, तो OA की वैल्यू क्या है x+1/2, तो OD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी x+1/2।
तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जो बी डी का स्क्वायर है वो निकाल सकती हूँ, नहीं, मैं ओ बी का स्क्वायर निकाल सकती हूँ। कैसे? देखिए, ये जो ओ सी की पूरी वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 1/2 है ना, और बी सी की वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं ओ सी में से बी सी माइनस करूँ तो ओ बी बचेगा, है ना, विच इज x प्लस 1/2 माइनस 1। ओके, इधर करती हूँ x प्लस 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस 2/2 विच इज x माइनस 1/2। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1/2, इसका स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस बी डी का, डी बी का स्क्वायर। ठीक, तो डी बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, है ना। तब इसको हम सॉल्व करते हैं, डी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस, माइनस को अभी बाहर ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाय 4। ठीक है, अब ये जब माइनस खुलेगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस 1 कट जाएगा, और ये 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x/4, 4 से 4 कटा, तो डी बी की वैल्यू क्या आ गई, √x आ गई, और x क्या रखा था हमने, 4.5। तो जो मैं डी बी यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, ये जो डी बी मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो √x की वैल्यू है ना। तो हम इधर एक वो रखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क काट देंगे, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक की वो आ जाएगी √4.5। ठीक है, इस वे में हम बाकी भी जो भी डेसिमल वैल्यूज है उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन है, ओके, which state whether the following statement are true or false, justify your answer. Every irrational number is a real number। तो हमने वेन डायग्राम में देखा था कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिला के रियल नंबर फॉर्म करते हैं, तो आंसर इज ट्रू। Every point on a number line is of the form of m, where m is a natural number। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन में, उसको मैं अगर m बोलूं और m एक नेचुरल नंबर है, तो सारे जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। एवरी पॉइंट ऑन नेचुरल नंबर, सॉरी नंबर लाइन, सारे पॉइंट्स जो नंबर लाइन में है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर्स हैं, जिसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर सब आते हैं। ठीक है, दिस आंसर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज, every real number is a irrational number। every real number is an irrational number। जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, तो सारे जो रियल नंबर है वो इरेशनल होते हैं क्या, नहीं, फॉल्स, क्योंकि कुछ उसमें से रेशनल भी होते हैं ना। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? if not, give an example of the square root of a number that is a rational number। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सबका जो रूट होता है वो इरेशनल होता है क्या, अगर नहीं तो किसके नहीं होते। तो हमने देखा था पीछे एग्जांपल में कि √225 जो होता है वो कि 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता है तो 15 बचता है, जो कि एक रेशनल नंबर होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अंडर रूट में जो वैल्यू पॉजिटिव रखी है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो इरेशनल होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमें बोला है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, तो आपको वही प्रोसेस पूरी फॉलो करनी है जो मैंने आपको स्पाइरल मेथड बताई थी। ठीक है, जिसमें आपको नंबर लाइन लेनी है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर्स होंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं ऐसा और ऐसा परपेंडिकुलर बना के ये जो करूँ तो ये रूट 2 होता है। इधर से मैं वापस परपेंडिकुलर अगर जाने दूँ और बनाऊँ तो वो रूट 3 होता है। ठीक है, अब अगर मैं एक और बार बनाऊँ और ऐसे ज्वाइन करूँ तो वो रूट 4 होगा, और एक और बार अगर ऐसे करके इधर से ज्वाइन करूँ तो वो जो नंबर आएगा वो रूट 5 आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर्स। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा सबसे शुरू में जो वेन डायग्राम था वो रियल नंबर का ही वेन डायग्राम था। ठीक है, तो वेन रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर इज सिंपली व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर, ये इसकी सिर्फ डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, और रेशनल नंबर के अंदर फिर कौन कौन से आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, और होल नंबर भी आ जाते हैं, है ना। इसकी दो प्रॉपर्टी है जो कि हम देखना चाहते हैं, कौन सी दो प्रॉपर्टीज है। These are the properties of real number. What is the first property? This is the completeness property, which say on the number line each point correspond to a unique real number and every real number can be represented by a unique point on the real line. हमारी जो नंबर लाइन होती है उसमें जो एक एक पॉइंट रहता है, मतलब अगर 0 और 1 है, 0 और 1, उसके बीच में अगर बहुत छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट है तो वो सारे जो नंबर्स रहेंगे वो रियल नंबर्स रहेंगे। रियल नंबर्स मतलब वो इंटीजर्स भी रह सकते हैं, वो नेचुरल नंबर भी रह सकते हैं, वो होल नंबर भी रह सकते हैं, वो रेशनल नंबर भी रह सकते हैं, वो इरेशनल नंबर भी रह सकते हैं। अभी हमने जितने भी टाइप के नंबर्स थे इन सबको ही हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा, तो मतलब नंबर लाइन पे इन सबको प्लॉट किया जा सकता है ना। तो जो भी एक भी कोई भी पॉइंट होगा, मतलब अगर कोई ये एक एक्स नाम का पॉइंट है तो ये रियल नंबर ही होगा, है ना। इन पांचों कैटेगरी में से किसी ना किसी टाइप का वो होगा, तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। हर एक पॉइंट का, हर एक जो पॉइंट रहेगा नंबर लाइन पे वो रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और वो सारे रियल नंबर यूनिक होंगे, क्योंकि अगर ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरा आगे कोई भी पॉइंट 1 रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 1 हमेशा इसी जगह पे रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कि ये जो पूरी नंबर लाइन है इसमें जितने भी पॉइंट्स है सब यूनिक भी है और सारे रियल नंबर्स है ना। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो रियल नंबर नहीं होगा। Next property is density property. Between any two real number, there exist infinitely many real numbers. दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। जैसे ये और ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में सिर्फ 10 या 20 नहीं होंगे, इन्फाइनाइट मैनी पॉइंट्स रह सकते हैं ना। तो यही ये वाला प्रॉपर्टी बोलता है।
रियल नंबर एनकम्प्राइजेस ऑल नंबर्स वी कॉमनली यूज, मतलब हम जो जितने भी नंबर यूजुअली यूज करते हैं वो सारे रियल नंबर में ही आते हैं। किसी भी टाइप का आप नंबर देख लो, आप रियल नंबर ही यूज करते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज नहीं करते नॉर्मल डेली लाइफ में, है ना। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का क्या मतलब है? अगर मेरे पास कोई नंबर है, ये वाला नंबर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये लिखा है 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3। ठीक है, ये एक कौन सा नंबर है? ये जो डिनोमिनेटर में जो दोनों नंबर है वो इरेशनल है, दोनों ऐड करके भी इरेशनल बना रहे, तो ये जो पूरा नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर इरेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को मेरे को रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को मेरे को रेशनल नंबर बनाना है, तो मैं कैसे करूंगी? उसको करने का तरीका है कि अगर ये बीच में जैसे प्लस साइन है तो मैं प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई मतलब चेंज कर दूंगी, विच इज √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये जो होगा उसका आंसर तो √2 माइनस √3 ही रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये मैं मान लूँ अगर √2 को मैं a मान लूँ और √3 को b मान लूँ तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ कि √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज -1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ या तो माइनस में √2 माइनस √3, या फिर मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ √3 माइनस √2, माइनस माइनस ये माइनस इसके पास चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो मैंने बोला कि मैंने ये जो नंबर था इसको रेशनलाइज कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। इसका डिनोमिनेटर अब क्या बच रहा है 1, जो कि एक रेशनल नंबर है, मतलब मैंने इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? हमें जैसे कभी कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, उसमें हमें डिफिकल्टी कम हो। अगर मैंने मान लिया 1 डिवाइडेड बाय 0.123974, ऐसा कोई एक इरेशनल नंबर, अगर मैं 1 से इसको डिवाइड करूँ तो कितना डिफिकल्ट है। इसके जगह अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि मेरा सिर्फ न्यूमरेटर में कोई इरेशनल नंबर है ना, 0.123974, और उसको अगर मेरे को 4 से डिवाइड करना है तो तब भी मेरा एक काम इजी हो सकता है कि मैं इसको इजीली 4 से डिवाइड कर लूँ, डॉट 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 तो आएगा, पर तब भी एक तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, है ना। इस वजह से ये जो कंसेप्ट है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ये आया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे इसमें प्लस नहीं है, अब इसको कैसे करेंगे? √5 डिवाइडेड बाय 2√3। अगेन इसमें जो है नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, मुझे इसको रेशनलाइज करना है। तो मुझे पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं √3 इंटू √3 करूँ, जिसका क्या मतलब है √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो मेरे पास 3 बचेगा, है ना। तो इसलिए मैं ऐसे करने के लिए √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर आएगा √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू √3। अब इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज √15 हो जाएगा ये, और नीचे 2√3, और √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6। सो मेरा जो आंसर है वो आया √15/6। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग है। इसमें नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल था, इस वाले में डिनोमिनेटर में रेशनल है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया हमने। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करिए इसको करने का।
then we'll continue this. Okay, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बोला गया है 3 + √2 डिवाइडेड बाय 3 - √2 इज इक्वल्स टू a + b√2। तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर में कुछ है और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, तो हमको इसको पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? 3 + √2 डिवाइडेड बाय 3 - √2 इंटू 3 + √2, है ना, साइन उल्टा कर देंगे। 3 + √2, 3 + √2, 3 + √2 मतलब 3 + √2 का स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया? a - b, a + b इज a² - b², दैट इज 3² - √2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। a + b² a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, अब ये रूट और रूट जो है वो कटेगा तो बचेगा 2। ठीक है, ऊपर बचा 9 प्लस 2 प्लस 6√2 और नीचे बचा 7। अब 9 और 2 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 11 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय 7। अब मेरा क्वेश्चन था कि a और b निकालना है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ? 11/7 प्लस 6/7√2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 11/7 इज द वैल्यू ऑफ a एंड 6/7 इज द वैल्यू ऑफ b, है ना। a + b√2 की वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू 11/7 हो गई और b की वैल्यू 6/7 हो गई। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे तो नहीं आते। नेक्स्ट जो कि लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब अगर आपके पावर में कुछ नंबर्स हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल्स टू m + n। सेकेंड प्रॉपर्टी इज a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल्स टू m - n। अब हम इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m + n। 2⁴2 इंटू 2⁴2 को हम लिख सकते हैं 2⁴2 + 2, दैट इज 2⁴4। कैसे? 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 जिसकी वैल्यू होती है 16। और इस वाले को देख ले, अगर हम 2⁴4 मतलब भी 16 होता है, तो मेरी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी है a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m - n। जैसे कि 2⁴3 डिवाइडेड बाय 2⁴2 इज इक्वल्स टू 2⁴3 - 2, दैट इज 2⁴1 विच इज 2। देखो 2⁴3 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2⁴2 इज 4, इसको काटने पे 2 आएगा। ठीक है, 2 = 2, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है ना। नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी, a इंटू b⁴m होल पावर m इज इक्वल्स टू a⁴m इंटू b⁴m। ठीक है, a
b होल पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर m b टू द पावर m। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इनका कहने का मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 स्क्वायर 9, 3 इंटू 9 सॉरी 4 इंटू 9 अगेन 36। सो ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई कर रही है। फोर्थ इज a अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। अगेन वही चीज, अगर मैं लिखूं 3/2 का स्क्वायर, इसको हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। 4/2 का स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो वो कितना हो जाएगा? 4/2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4। उसका कैसे लिख सकती हूँ मैं? 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। इसको काटने से भी 4 आ रहा है, 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ओके, a टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/8। मतलब अगर मेरे पास 2 टू द पावर -1 है तो इसका मतलब है ये कि 1/2 है, या फिर अगर 1/2 है तो मैं उसको 2 टू द पावर -1 लिख सकती हूँ। वैसे ही अगर मेरे पास √2 है तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 1/2। ओके, √3 होगा तो 2 टू द पावर सॉरी √3 होगा तो 3 टू द पावर 1/2 लिखूंगी। एंड सिमिलरली अगर ये स्क्वायर रूट ना हो, इसकी जगह क्यूब रूट हो, क्यूब रूट आपको पता है, क्यूब रूट अगर हो तो ये हो जाएगी इसकी पावर में 1/3। ओके, so these are some of the properties or the law of exponents for real number। so the next question जो हम 2-3 करने वाले हैं। ओके, so let's do it। first is 64 to the power 1/2। 64 to the 1/2। 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। 8 स्क्वायर टू द पावर 1/2। हमने देखा था कि एक नंबर के अंदर एक है और एक बाहर एक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2/2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर 8 रहेगा। इसकी जगह मैं ये भी कर सकती हूँ कि इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 64 इज रिटर्न एज 2 to the power 6 1/2। then again 2 to the power 6/2 which is 3 and 2 to the power 3 is 8। ठीक है, तो मेरा आंसर दोनों ही तरफ से 8 आएगा। आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 टू द पावर 1/5। बेस्ट वे यही है कि आप इसको 2 टू द पावर में ही लिख दो। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस है आप इतना याद कर रख पाओगे। 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। अगेन ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 टू द पावर 5/5, 5 से 5 कट गया, आंसर आया 2। थर्ड क्वेश्चन, 125 को बोलते हैं 5 का क्यूब टू द पावर 1/3, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 3/3 विच इज 5। आपको नहीं आया तो आप ये जो ऐसे एलसीएम लेके कर सकते हैं। हो जाएगा 25 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 1। ठीक है, आपको इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 टू द पावर -1/2। उसकी पावर, वो पूरा सॉल्व करने के बाद -1/4 और इसकी पावर 2। 25 का स्क्वायर होता है या तो 5 टू द पावर 4 टू द पावर -1/2 टू द पावर -1/4 का स्क्वायर, फिर जाएगी 5 की पावर -2, है ना। और फिर उसके बाद
-1/4 की पावर 2। अभी सिर्फ मैं पावर पावर सॉल्व करूँगी ना, तो 5 की पावर -2 इंटू -1/4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, जो कि होगा 5 की पावर 1/2, और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो मेरा आंसर इज 5 फॉर दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, now the next question, 8 to the power 1/3 into 16 to the power 1/3, 32 to the power -1/3। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, सबको मैं 2 की पावर में लिखूंगी, तो 2 की पावर 3 दैट इज 3/3 इंटू 2 की पावर 4 टाइम्स होता है ना, तो 4/3 डिवाइडेड बाय 2 to the power विच इज 5 है ना, -5/3। अब मैं पहले मल्टीप्लिकेशन में जब रहता है तो पावर ऐड हो जाती है, 3/3 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 2 to the power -5/3। और जब डिवाइड में रहता है तो ये जो वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है ना, तो 2 to the power 3/3 प्लस 4/3 माइनस -5/3 विच इज इक्वल्स टू 2 to the power 3/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सीधे ऐड करेंगे, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 2 to the power 12/3 विच इज 2 to the power 4। 2 to the power 4 कितना होता है, 16 है ना, इसका आंसर 16 है। लास्ट क्वेश्चन, 32/243 to the power -3/5। 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5। 243 को आप नहीं लिख पाओ तो आप ऐसे करिए, 3 से कटता है 81, फिर 3 से कटता है 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, 1 2 3 4 5, मतलब 3 to the power 5 होल पावर -3/5। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, इसको मैं लिखूंगी 2 to the power -3 इंटू 5/5, और वैसे ही 3 to the power 5 इंटू -3/5, पर नीचे के 5 5 कट जाएंगे, तो बचा 2 to the power -3/3 to the power -3। माइनस है मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/3 3 होता है 27 और 2 होता है 8, तो इसका आंसर है 27/8। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको कोई भी नंबर सॉल्व करना है, अगर आपको वो जो भी दिख रहा है उसको आप सबसे पहले एलसीएम लेके छोटे नंबर में तोड़ेंगे, सबसे छोटे नंबर, जैसे 32 को हम 2 to the power 5 लिखेंगे ना, फिर आपके पास जो एक्सपोनेंट्स के रूल है वो आपको लगाने हैं, यही सारे एक्सपोनेंट्स के रूल आपको काम आएंगे, उसको लगा के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन जो कि आज हम करने वाले हैं, इट इज 256 to the power -2 और उसका 4th रूट निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले 256 को अगेन आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, 128 64 32 16, then 8, then 4 and 2 and then 1।
तो कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2⁸ है ये। (2⁸8) इंटू -2, और इसका पूरा होल। अब 8 इंटू -2 इज 2⁻−16, और ये चल रहा है फोर्थ रूट। अब फोर्थ रूट जब भी रहेगा, हमने देखा कौन सी प्रॉपर्टी देखी, ए का mth रूट इज इक्वल्स टू a⁻1/m, है ना। तो सिमिलरली इसमें अगर मैं अप्लाई करूँ तो हो जाएगा 2⁻−16, और ये 1, ये जो 4 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2⁻⁻4। और हमने देखा है कि a⁻−m इज इक्वल्स टू 1/a⁻m होता है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2⁴। 2⁴ कितना होता है, 16। तो इसका आंसर है 1/16। ओके, so this was all about the things. This was it. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर अब जाके कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।